वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका नई भर्ती 2026 को लेकर। जैसा आप सभी को पता है 3-4 दिन पहले, ठीक है, 3 से 4 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था मुख्य सेविका नई भर्ती को लेकर। जो उस वीडियो में हमने आपको अवगत करा दिया था कि भाई सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए कि आपकी मुख्य सेविका की भर्ती 2026 में 2025 के पीईटी के माध्यम से ज़रूर ओपन होने वाली है और ये भर्ती बहुत जल्द से जल्द आएगी। ठीक है, होली से पहले आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगा। अच्छा नहीं आएगा तो वो भर्ती निकलवाने का प्रयास भी किया जाएगा, उसके लिए चिंतित ना रहें आप लोग। ठीक है, पहले आपको 11 जनवरी को जो भी एएनएम के कैंडिडेट हैं, अब मुख्य सेविका केवल फीमेल लोग ही अप्लाई कर पाते हैं, ये सभी को अच्छे से पता है। और फीमेल लोग कौन कौन से लोग हैं जो अप्लाई कर पाएंगे और एएनएम के लिए विशेष क्या बात है वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट एलोपैथिक नई भर्ती को लेकर। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था यूपी फार्मासिस्ट में। हमने वहाँ पे होम्योपैथिक के लिए बताया, आयुर्वेदिक के लिए बताया और ऑफिशियली तरीके से हमने बताया कि होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी 3 चीज़ों के लिए हमने ऑफिशियली तरीके से बताया कि कितने पद रिक्त हैं और ये रिक्त पद कब भरे जाएंगे। एलोपैथ हमने नहीं बताया था, हमने बताया था कि एक सेपरेट वीडियो में हम एलोपैथ की जानकारी देंगे, एलोपैथ की भर्ती कब और कितनी आ रही है। ठीक है, तो ऑफिशियली आज की वीडियो में जो है मुख्य सेविका के संदर्भ में और एलोपैथ फार्मासिस्ट के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। पीटी 2025 से जो नई भर्तियां ये आने वाली हैं, कितने पदों पे कब और कितनी आएंगी, सब कुछ डिटेल में हम जानकारी लेने वाले हैं। अभी इसीलिए जानकारी लेने वाले हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है मुख्य सेविका के लिए। एएनएम के लिए विशेष क्यों, क्योंकि आगे की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यों विशेष यहाँ पे लिखा गया है, एएनएम के लिए विशेष क्यों है। अच्छा, जो भी फार्मासिस्ट एलोपैथ वाले कैंडिडेट हैं यहीं पे आपको डिस्कस कम कर देते हैं। आरटीआई जो फाइल किया गया था आरटीआई ऑनलाइन, वैसे इसके पहले बहुत सारा आरटीआई लगाया गया लेकिन आयोग जवाब देने के लिए मना कर दे रहा था। ठीक है भाई, अभी हम जानकारी नहीं देंगे यहाँ पे। फिलहाल अभी एक आरटीआई का रिप्लाई दिसंबर के महीने में 8 तारीख को ये रिप्लाई आया हुआ है फार्मासिस्ट एलोपैथ को लेकर। बोला जा रहा है कि एलोपैथ फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर चयन हेतु प्राप्त अधियाचन में रिक्त पदों का क्लब कर विज्ञापन तैयार किया जा रहा है। विज्ञापन तैयार किया जा रहा है, ध्यान में रखना है, विज्ञापन तैयार किया जा रहा है। विज्ञापन तैयार हो जाते ही माननीय आयोग के निर्णय अनुसार यथा समय आयोग की वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। मतलब बहुत ही जल्द। मैंने जैसे पिछले 2 वीडियो से हम ये चीज़ें बता रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि भैया जनवरी एंड तक, जनवरी मिड तक आपकी एलोपैथ फार्मासिस्ट की भर्ती आ जाएगी। फार्मासिस्ट एलोपैथ की भर्ती जनवरी तक देखने को मिल जाएगा, जनवरी के मिड से लेकर एंड तक एलोपैथ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ इतना ही आप मान के चलें कि जनवरी के महीने में आपको फार्मासिस्ट एलोपैथ की भर्ती निकल के आएगी। मिनिमम हम पद आपको बताएं हैं कि भैया 500, मैक्सिमम 1000 पद आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एलोपैथ फार्मासिस्ट का। ध्यान में रखना 1000 पद ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और ये जो भर्ती आएगी 2026 की भर्ती को काउंट करके निकाला जाएगा, 2025 की भर्ती तक नहीं, 2026। क्योंकि आयोग जब भी भर्ती ओपन करता है तो पिछले साल जो भी रिक्त पद रहते हैं उसके 1 साल आगे लेकर चलते हैं। जैसे 2025 में ये भर्ती दे रहे हैं तो 2026 तक काउंट करेंगे, तो अभी ये 2026 तक की भर्ती काउंट रहेगी। ठीक है, तो पद रिक्त जो हैं बढ़कर आते हैं, कम नहीं आते हैं कभी भी। जो रिक्त पद रहते हैं उससे एक्स्ट्रा पद ये लोग देते हैं। तो 500 से लेकर 1000 पद रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है एलोपैथ फार्मासिस्ट की। क्लियर। अच्छा, यहीं पे पीईटी के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं एलोपैथ फार्मासिस्ट को लेकर। पीईटी के संदर्भ में तो भैया पीईटी में एलोपैथ फार्मासिस्ट की जो भी कैंडिडेट हैं, अगर आपके चाहे वास्तविक स्कोर हो चाहे आपका नॉर्मलाइज स्कोर है, दोनों में, ठीक है, दोनों में प्लस में होना चाहिए, दोनों में किसी एक में माइनस में है या फिर 0 से कम है, 0 है, 0 पे ही है, ठीक है, तो आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे, आप मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएंगे, ये 100% है। हाँ, 1 नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में 1 नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं। अब 1 नंबर से जितना भी आप लगा लो, 100, 150,
150 का तो पूर्णांक ही नहीं है, ठीक है। 100 नंबर है, 95 नंबर है, 80 नंबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप मुख्य परीक्षा दे पाएंगे, ठीक है। आपकी मेरिट नहीं चढ़ेगी, ये मत सोचिए कि मेरिट बन जाएगी, 1000 पदों पे आ रही है भर्ती तो मेरिट बना के हमको बाहर कर दिया जाएगा, हमारा 2 नंबर है, 3 नंबर है, तो बाहर नहीं हो सकते हैं आप, क्योंकि आयोग अब ज़्यादा कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड करता है मुख्य परीक्षा के लिए। 30 से 40 गुना तक, कभी कभी 50 गुना तक भी लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सपोज दैट 1000 भर्ती आ रही है तो कम से कम 40 से 50,000 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अब इतना तो मुझे नहीं लगता कि 40 से 50,000 कैंडिडेट एलोपैथ फार्मासिस्ट यूपी में एलोपैथ फार्मासिस्ट के कैंडिडेट होंगे जो पीईटी दिया है, जिन्होंने पीईटी 2025 का फॉर्म भरा था, ठीक है। बाकी अब हम डिस्कस करते हैं मुख्य सेविका को लेकर। ये मुख्य सेविका को लेकर भी ऑफिशियली जानकारी है, ठीक है। एक कैंडिडेट ने हमें ये चीज़ शेयर किया है कि सर देखिए इसमें क्या चीज़ें हैं। तो हाँ भैया, ये ऑफिशियली तरीके से है, जो पूछा गया था विधानसभा के तृतीय सत्र 2025 के प्रथम सोमवार के लिए, जो था उसमें सवाल किया गया, और इसका आप देख सकते हैं जो प्रश्न का क्रमांक संख्या है वो भी 18 दिया है। इसका उत्तर पूछा गया है कि भैया, क्या बाल विकास पुष्टाहार मंत्री, जो बाल विकास पुष्टाहार मंत्री हैं, ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में मुख्य सेविकाओं के कितने पद रिक्त हैं। कितने पद रिक्त हैं? तो इन्होंने बताया कि वर्तमान में विभाग में मुख्य सेविका के कुल 2514 पद रिक्त हैं, ठीक है। 2514 पद रिक्त हैं। तो भर्ती जब भी आएगी तो 2500 से ज़्यादा आएगी, ये आप समझ सकते हो। 2500 से ज़्यादा 2700 2800 भी दे सकते हैं, लेकिन 2500 तो ज़रूर आएगी। और ये भर्ती कब आएगी? जब इतना पद रिक्त है। अभी लास्ट टाइम भी इन्होंने इसी के आसपास भर्ती दिया था, 2400 2300 कितना इसी के आसपास था, ठीक है। एक्चुअल डाटा मुझे याद नहीं है। तो इस बार भी इतना ही पद देने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट हैं एएनएम के लिए विशेष क्यों हमने बोला कि एएनएम के जो कैंडिडेट हैं, ध्यान से सुनना, एएनएम के जो भी कैंडिडेट हैं, अब जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, स्नातक किया है, ठीक है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, अच्छा ग्रेजुएशन किया है सर, बीए किया है आपने, ठीक है, किस विषय से होना चाहिए? तो हमने आपको 3 विषय बताया है, 3 विषय बताया है, गृह विज्ञान, होम साइंस, ठीक है, और हमने एक आपको बताया है चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, बाल विकास आप बोल सकते हो, चाइल्ड डेवलपमेंट, गृह विज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट, और एक होता है आपका समाजशास्त्र, सोशोलॉजी। तो इन तीनों में से किसी एक विषय है आपका पूरे कोर्स के दौरान। ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि शुरू से लेकर अंत तक की बात कर रहे हैं, नहीं, किसी भी सेमेस्टर में, किसी भी ईयर में आपका है विषय है, ठीक है, किसी भी ईयर में आपका है, इन तीनों में से कोई एक भी विषय हो, या फिर होम साइंस अगर फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है, सोशोलॉजी फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है या फिर फाइनल ईयर में है। कहने का मतलब कि कोर्स के दौरान अगर आपने भैया किया है किसी एक विषय, मैंने 3 विषय का नाम बता दिया है आपको। पहला हमने आपको बताया कि समाजशास्त्र, सोशोलॉजी, ठीक है, इसमें या तो होना चाहिए, या तो फिर आपका गृह विज्ञान में, या फिर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, तीनों में से कोई सा भी विषय आपके कोर्स में है, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे फाइनल ईयर हो, चाहे जिस भी ईयर में अगर तीनों में से एक विषय है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं, अभी कुछ लोगों का सवाल आया कि सर एनम है तो हम भर पाएंगे। भाई एनम है तो आप भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे, खाली एनम से डिप्लोमा एनम होता है, मैं ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रेजुएशन जैसे जैसे बीए हुआ, या फिर और भी ग्रेजुएशन किसी भी संदर्भ में आप किए हैं, ग्रेजुएशन है आपके पास, आपने सोशोलॉजी किया है या फिर होम साइंस किया है, विषय लिया है, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट विषय लिया है, तीनों में से एक विषय, ज़रूरी नहीं कि तीनों एक ही साथ होना चाहिए, तीनों में से कोई सा भी विषय है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान से सुनिए, तीनों विषय में से कोई सा एक भी विषय है। बार बार आप लोग कमेंट करते हो, ये वीडियो बनाने के बाद भी कमेंट करते हो कि सर सोशोलॉजी से मेरा फर्स्ट ईयर में था, सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में नहीं है, तो क्या हम अप्लाई कर पाएंगे? बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। अगर एक विषय आपका है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में नहीं है, फाइनल में नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर पाओगे। किसी भी साल के दौरान अगर आपने इन तीनों विषय में से किसी एक विषय से ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। नीचे यहीं पे इन्होंने बता दिया कि भैया नियमावली संशोधन जो है, इन्होंने बताया कि नियमावली जो बनी थी 1992 यथा संशोधित 1996, 1998, 2001 एवं 2006 के संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन में। ये तो संशोधन वाली बात हो गई। फिलहाल के अगर संशोधन होगा तो क्या संशोधन होता है उसके संदर्भ में नोटिस आ जाएगी, उसको लेकर आप परेशान ना रहें, ठीक है। तो बाकी आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है कि आपकी भर्ती आ रही है, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने आपको क्या बताया सर? हमने आपको क्या बताया कि मुख्य सेविका की भर्ती आ रही है, एएनएम वाले विशेष जो भी एएनएम के कैंडिडेट हैं ध्यान देंगे, ठीक है। अच्छा सर, एएनएम के कैंडिडेट क्यों ध्यान देंगे? यहाँ पे एएनएम के कैंडिडेट क्यों ध्यान देंगे? अच्छा बता दीजिए, एएनएम के कैंडिडेट क्यों ध्यान देंगे? अगर एएनएम आप हो, ठीक है, एएनएम से पहले या फिर एएनएम के बाद आपने क्या किया है सर? ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। किस में सर? होम साइंस में, या फिर सोशोलॉजी में, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट में। इन तीनों विषय में से किसी एक विषय में अगर आपने लिया है, ग्रेजुएशन किया है, किसी भी ईयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी ईयर की बात, चाहे फर्स्ट ईयर, चाहे सेकंड ईयर, चाहे फाइनल ईयर, जो भी ईयर हो, अगर किसी भी ईयर में आपका है, इन तीनों विषय में से एक विषय आपने लिया है, तो आप एलिजिबल हो। अच्छा सर, एएनएम के लिए विशेष क्यों? एएनएम के लिए विशेष ये है कि कुछ आपको नया यहाँ पे नहीं लगेगा। जो सिलेबस है, हम इसके पहले का वीडियो जो बनाए थे वहाँ पे सिलेबस के बारे में डिटेल जानकारी दिए थे। जो सिलेबस है बिल्कुल आपसे मिलता जुलता हुआ सिलेबस है। आपने एएनएम के दौरान क्या पढ़ा है सर? हेल्थ प्रमोशन आपने पढ़ाई किया हुआ है। तो हेल्थ प्रमोशन से बहुत सारे आपके टॉपिक मिलते हैं, जैसे संतुलित आहार हो गया, हेल्थ प्रमोशन में ही है। पोषण वाले विषय में आपको पोषण वाला जो टॉपिक है वहाँ पे मिल जाएगा। और आपका जैसे कि प्रोग्राम वाले हैं, ये आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के विषय में मिल जाएगा। कौन कौन से प्रोग्राम कब आए थे, क्या आए थे, ये सब चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ यहाँ पे नया नहीं पढ़ना होगा, या फिर कुछ आप नया नहीं सीखेंगे। हाँ, समाज शास्त्र में थोड़ा दिक्कत होगी, तो उसके लिए परेशान नहीं रहिए। और जब भी भर्ती आने से पहले आपको प्रॉपर तरीके से इसकी तैयारी भी हम करवाएंगे, उसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले आपका 11 जनवरी को एएनएम के जो भी कैंडिडेट हैं, 11 जनवरी को आपका पेपर है, ठीक है। अच्छे से पेपर दीजिए, फिर उसके बाद फोकस इस मुख्य सेविका अधिकारी के लेवल की जॉब पे रहनी चाहिए। अब हम अधिकारी के लेवल वाली जॉब करेंगे, ठीक है। अच्छी जॉब है, 2800 ग्रेड पे है। एएनएम का भी फिलहाल 2800 ग्रेड पे हो गया। शायद जनवरी में आपका ये भी 8वां वेतन लागू हो जाए तो क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, सैलरी बढ़ता है, क्या होता है, वो चीज़ें आप बाद में देखी जाएंगी। पहले आप फोकस ये करिए कि आपका 11 जनवरी का जो पेपर है ये बढ़िया तरीके से जाए, तभी आप आगे के बारे में सोच पाएंगे अच्छे से, ठीक है। अच्छा, सवाल ये आता है कि सर एएनएम के लिए पिट में मुख्य सेविका के लिए पिट में कितना स्कोर चाहिए, ठीक है। सवाल तो ये भी बनता है ना, पीटी 2025 में कितना स्कोर चाहिए मुख्य सेविका के लिए। लास्ट टाइम जो भर्ती निकल के आई थी मुख्य सेविका पे, वहाँ पे कोई इन्होंने निर्धारित नहीं किया था कि हमको 3 नंबर चाहिए, 0 नंबर चाहिए। हाँ, प्लस में रहने चाहिए, चाहे वास्तविक स्कोर हो या फिर नॉर्मलाइजेशन, दोनों की बात करें, दोनों में प्लस रहेगा तो आप शॉर्ट लिस्टेड रहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि 2500 भर्ती आएगी, ठीक है, 2500 भर्ती आएगी, तो इसका आप गुना कर लीजिए, 40 से 50 गुना, बहुत सारे कैंडिडेट हो जाते हैं। एक्चुअल में इतने कैंडिडेट आयोग को मिलेंगे ही नहीं। फीमेल की बात हो रही है, यूपी में फीमेल की बात हो रही है, ठीक है, वो भी उन फीमेल की बात हो रही है जिन्होंने यहाँ पे होम साइंस या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर आपका समाज शास्त्र किया किया हो, ग्रेजुएशन किया हो। तो ऐसे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं आयोग को। तो लगभग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर से लेके डैश 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 तक 100 तक भी शॉर्ट लिस्टेड कर लिए जाते हैं मुख्य परीक्षा के लेकर। माइनस में स्कोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कटाप उन भर्तियों में बनती है जो 10+2 बेस पे भर्ती आती है, जैसे कि वीडियो हुआ, लेखपाल हुआ, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट हुआ। इन सब पे कटाप तो बनना लाजमी है, क्योंकि टेक्निकली पोस्ट है नहीं, ठीक है। जिसमें टेक्निकल, अगर टेक्निकल मांग लिया जाता है तो वहाँ पे आधे से कैंडिडेट तो ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। 10+2 में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, 10+2 में सबसे ज़्यादा कटाप भी चढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत सारे हो गए हैं। और ऐसा चाहे जो भी कैंडिडेट हो, 10वीं 12वीं तो हर कोई करके रखता है। 10वीं 12वीं तो हर कोई, अगर हम किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम नीट की तैयारी कर रहे हों, या फिर हम यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी भर्ती की तैयारी अगर हम कर रहे हैं, तो 10+2 हमारे पास ज़रूर होता है, 10वीं 12वीं हमारे पास ज़रूर रहता है। जब हम भर्ती देखते हैं तो हमको लगता है कि यार डाल ही देते हैं, भले ही हो या ना हो, लेकिन फॉर्म डाल ही देते हैं। तो इसी के संदर्भ में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे आयोग को फिर वहाँ पर मेरिट बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। किसको बाहर करें, किसको क्या करें, मेरिट बना के फिर ऑटोमेटिक वो लोग फिल्टर हो जाते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पिट में 1 नंबर 2 नंबर भी है तो भी आप मुख्य सेविका के लिए एलिजिबल मुख्य परीक्षा दे पाएंगे, ठीक है। अभी तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि भर्ती ज़्यादा रहेगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा बुलाए जाएंगे इस बार। तो हर एक भर्ती में 50 गुना बुलाने की डिमांड है, हर एक भर्ती में 50 गुना, मिनिमम 50 गुना बुलाया जाए। 50 गुना की मतलब कि
जो भी कैंडिडेट हैं 50% परसेंटाइल पे, ठीक है, 50% परसेंटाइल पे बुलाने की डिमांड हो रही है इस बार। 50% परसेंटाइल का मतलब होता है कि वही लगभग वही 38 से लेके 40 नंबर के आसपास जो भी कैंडिडेट लिया है, ठीक है, मतलब कि चाहे वो लेखपाल की भर्ती हो, चाहे बीडीओ की भर्ती हो, हर एक भर्ती में ये एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। इतना बोला जा रहा है कि जिनमें कि मेरिट बनती है उसमें भी बोला जा रहा है, जिनमें कम बुलाए जाते हैं, जैसे लेखपाल में कम लोग बुलाए जाते हैं, ठीक है। तो इस बार 50% जिनका परसेंटाइल है उनको भी बुलाया जाए, ये डिमांड रखा जा रहा है, ठीक है। तालाब की भर्ती के लिए, चाहे वो एएनएम की भर्ती की हम बात करें, चाहे मुख्य सेविका की भर्ती की बात करें, तो आपकी भर्ती के लिए बस इतनी सी ही बात है। अगर आप +1 में हैं, +2 में हैं, +3 में हैं, दोनों में वास्तविक स्कोर और नॉर्मलाइजेशन स्कोर दोनों में प्लस में होना चाहिए। अगर किसी एक में माइनस में है तो आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे मुख्य परीक्षा के लिए। हाँ, दोनों में अगर +1 है, +2 है, या फिर प्लस में होना चाहिए दोनों में, कहने का मतलब ये है, तो आप मुख्य सेविका की मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। आगामी जो भी भर्ती आएंगी या फिर एएनएम की जो भी भर्ती आएंगी। लोगों का कमेंट लगातार आता ही रहता है कि सर एएनएम की आप नहीं बता रहे हो, एएनएम की नई भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। एएनएम के विषय में अभी कुछ भी नहीं पता है हमें, ठीक है। सच्चाई ये है कि मुझे एएनएम या फिर यूपी एनएचएम की तरफ से कोई भी अपडेट मिल ही नहीं पा रहा है, ठीक है। आएगी की भर्ती की नहीं आएगी, अपडेट मिलेगा तो ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। प्रयास है अपडेट निकालने का, जैसे ही अपडेट निकल जाएगा आप तक जानकारी ज़रूर पहुँचेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कि आप सभी को पता है 2026 जो है ये चुनावी वर्ष है, तो भर्ती बहुत सारी भर्तियां आएंगी ठीक है, इस वर्ष में 2026 में। तो आप अपनी तैयारी को स्टॉप मत करिएगा, जो भी जिस भर्ती की तैयारी कर रहा है पूरे लगन के साथ करते रहिए, ठीक है। और चुनावी वर्ष है 2026, मतलब 27 में चुनाव ही है। मार्च अप्रैल के महीने में मार्च में आचार संहिता लगेगा, अप्रैल मई में वही इलेक्शन होंगे, ठीक है। तो मार्च से पहले ये लोग जितनी भी भर्तियां निकाली गई हैं अब तक, सभी भर्तियों की ज्वाइनिंग देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तभी इन सभी भर्तियों का वैल्यू रह पाएगा जब ये ज्वाइनिंग दे पाएंगे। जैसे एएनएम की अभी 52-72 पद पे भर्ती आई हुई है, तो ये पूरा पूरा कोशिश करेंगे कि अक्टूबर नवंबर में ज्वाइनिंग देकर इनका निपटारा कर दिया जाए। उसको जैसे ही ज्वाइनिंग देते हैं वैसे ही आपकी नई एएनएम भर्ती आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। मुख्य सेविका की भर्ती आएगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है हमने आपको बता दिया। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, और किस विषय में होना चाहिए, होम साइंस में होना चाहिए, चाइल्ड डेवलपमेंट में होना चाहिए, सोशोलॉजी में होना चाहिए, ठीक है। इन तीनों विषय, किसी एक विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, पीटी में कितना स्कोर चाहिए सर? पीटी में अगर आपका दोनों में प्लस में है, +1 है, +2 +3 है, मैटर नहीं रखता है, दोनों में प्लस में है तो आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फार्मासिस्ट का हम बता ही चुके हैं पहले से ही। उम्मीद करते हैं आप सारा कुछ यहाँ पे। अच्छा, एएनएम के विशेष लिए, एएनएम लोग के लिए विशेष क्यों? क्योंकि सिलेबस जो है मुख्य सेविका का बिल्कुल सेम, ठीक है। अब बहुत से कैंडिडेट, लास्ट वाली जो मुख्य सेविका की भर्ती आई थी, एएनएम के बहुत से लोग सेलेक्टेड हुए हैं इस बार। क्यों? क्योंकि वो उनका सब कुछ पढ़ा हुआ था ऑलरेडी, वो सब कुछ पढ़ के रखे हुए थे, बस पेपर दिया इन्होंने, ठीक है, मिल गए प्रश्न, अच्छे अच्छे प्रश्न करके बना के चले आए, सिलेक्शन भी हो गया है। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पता ही नहीं था कि हम फॉर्म भरे हैं, और जो कि जबकि ग्रेजुएशन था, उनका ग्रेजुएशन था उस विषय से, तब भी नहीं भर पाए, जानकारी के अभाव होने के कारण नहीं भर पाए। जबकि ग्रेजुएशन भी था उस विषय से, पीईटी का पेपर भी इन्होंने दिया था उस समय, इसलिए जानकारी के अभाव होने के कारण नहीं फिलअप कर पाए फॉर्म को। फॉर्म भरने से चूकना नहीं, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, आप लोग फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना जब भी भर्ती आएगी। वैसे जब भी भर्ती आएगी फिर से हम वीडियो बना के अवगत करा देंगे आपको, ठीक है। इससे अभी ये दूसरा वीडियो है, ठीक है, मुख्य सेविका के संदर्भ में दूसरा वीडियो है। अभी और भी वीडियो आएंगे, ठीक है, आगे आपको वीडियो मिलता ही रहेगा। तो कंटिन्यूस आप हर एक वीडियो को देखा करें सीरियस होकर, कोई फालतू या फिर टाइम पास वाली वीडियो नहीं रहती है, ठीक है। आपके काम की चीज़ें रहती हैं। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।